हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के पहले चैप्टर के बारे में। देखो, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और साइंस का 10th का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है आपके। कम से कम 13 दिनों में मैं साइंस का सिलेबस कराने वाला हूँ। एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट होगा जिसे हम लास्ट शॉट का नाम दे रहे हैं भाई, है ना। ये लास्ट बार आप 10th की साइंस पढ़ रहे हो भाई, इसके बाद आप सब पास आउट हो जाओगे 10th से और ये साइंस कभी नहीं पढ़ोगे। आगे आने वाली साइंस में ये साइंस नहीं है बेसिकली, है ना। ये बहुत ही बेसिक साइंस है। आगे थोड़ा डिटेल में आप चीज़ों के चले जाओगे तो इस साइंस के साथ तो आपका लास्ट है ये, है ना। तो लास्ट शॉट हमने नाम रखा है इसका। एग्जाम में 17 दिन बचे हैं और 13 दिनों के अंदर अपन 13 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 1 डे 1 लेक्चर आपके थोरेक्स पे अपलोड हो जाएगा। अगर आप थोरेक्स पे आ चुके हैं, इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में क्या आएगा, क्योंकि हमने लिख दिया है 100% पेपर यहीं से आएगा। एक भी क्वेश्चन, एक भी कंसेप्ट बाहर का नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है हमारी। चलिए भाई, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। सबसे पहले नाम को ही समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है। प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल और न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर नया सब्सटेंस बनेगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके वाटर बना रही है। वाटर क्या है? नया सब्सटेंस। जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जो पहले सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। इनके बीच में अपन एक एरो लगा देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड की साइड होती है। बोलो, बात समझ में आती है? इतना बेसिक आइडिया सबको है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, नया सब्सटेंस जिसमें बनता है वो प्रोसेस है भाई। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से देखो। केमिकल इक्वेशन के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। हम सिंबल की फॉर्म में कर सकते हैं या फिर हम वर्ड्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है। अगर आप वर्ड्स लिखते हो तो वो वर्ड इक्वेशन है, अगर आप सिंबल लिखते हो तो वो सिंबल इक्वेशन है। यहाँ पर सिंबल लिखे हुए हैं, देखो, हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और वाटर का सिंबल H2O। ये सिंबल इक्वेशन है आपके सामने। अगर मैं पूरे नाम लिखता जैसे ऐसे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो और यहाँ पे लिखता वाटर, तो ये क्या थी बच्चे? ये वर्ड इक्वेशन थी। इसके ब्रैकेट में लिख लो चाहो तो, ये वर्ड इक्वेशन है। और ये क्या है बच्चे? ये सिंबल इक्वेशन है। तो इक्वेशन दो टाइप की हो गई आपके सामने। एक चीज आप नोटिस करो ध्यान से, इधर को रिएक्टेंट बोला है, इधर को प्रोडक्ट बोला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड की साइड है। बोलो, बात समझ में आती है? ध्यान से देखो आप, यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है और यहाँ पर एल लिखा है। ये स्टेट को डिनोट कर रहे हैं। ये जो सिंबल्स है, जी का मतलब होता है बच्चे गैस, एल का मतलब होता है बच्चे लिक्विड, है ना, और एस का मतलब होगा बच्चे सॉलिड। और अगर ए क्यू लिखा हो, ए क्यू ऐसे ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होगा एक्वस। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? एक्वस। और एक्वस वर्ड को समझो थोड़ा। एक्वा वर्ड का मतलब ये होता है वाटर, ऐसी स्टेट जिसमें पानी मिला दिया हो। यानी कि वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको एक्वस आप बोल सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस के ब्रैकेट में अगर ए क्यू लिखा है, इसका मतलब उसके अंदर पानी मिलाया हुआ है, वाटर का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। बोलो, बात समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। इतना समझने के बाद देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, कौन कौन से उसके कैरेक्टर है, उसके लिए छोटी सी ट्रिक है भाई, फैक्ट्स। यहाँ पर एफ का मतलब क्या होगा कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। एफ का मतलब क्या है बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो इनसॉल्यूबल होता है। कैसा होता है बच्चे? इनसॉल्यूबल। ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड होता है। अगर सॉलिड सब्सटेंस है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, तो ये उस सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। तो ये नीचे बैठ जाता है भाई किसी भी सॉल्यूशन में। इसलिए ऐसा एरो अगर किसी सब्सटेंस के आगे अगर ऐसा एरो आपको दिखाई दे, नीचे बैठने का साइन होता है। ये नीचे एरो लगा के शो कर देते हैं, ये प्रेसिपिटेट है, ये नीचे बैठ जाएगा ऐसा एरो लगा के। अगला जो फैक्ट के अंदर ई है, जो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर है, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस।
रिएक्शन जब होगी तो कोई गैस इवोल्व हो सकती है, बाहर निकल सकती है, कलर चेंज हो सकता है किसी सब्सटेंस का, टेम्परेचर बदल सकता है, सब्सटेंस ठंडे हो सकते हैं, गर्म हो सकते हैं, या फिर स्टेट भी चेंज हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन जब वाटर बना तो वो लिक्विड बना, स्टेट बदल गई। बोलो बात समझ में आता है? तो केमिकल रिएक्शन के ये कुछ कैरेक्टर है भाई आपके सामने, जिसे आप ट्रिक से याद करेंगे, कोई भी वर्ड भूलेंगे नहीं। तो आगे का टॉपिक आता है अपना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है भाई। दो टाइप की हो सकती है, अगर बैलेंस हो गई तो उसे बैलेंस्ड बोलेंगे, जब तक बैलेंस नहीं है उसे अनबैलेंस्ड बोलेंगे। बैलेंस होती कौन सी इक्वेशन है, ध्यान से देखो। जैसे मैंने कहा इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, बीच में एरो लगा हुआ है, दोनों साइड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड, दोनों साइड किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। इधर जितने ऑक्सीजन इधर भी उतने ऑक्सीजन टोटल, इधर जितने हाइड्रोजन इधर उतने हाइड्रोजन, बिल्कुल नंबर क्या होना चाहिए सेम। नंबर अगर सेम हुआ तो हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन LHS एंड RHS। बात समझ में आती है? इसी को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं सॉरी, यहाँ पर A के दो एटम, यहाँ पर B के दो एटम, यहाँ पर A और B का एक ही एटम है, तो इसके आगे 2 लिखा जाएगा, इसके आगे 2 लिखा जाएगा, ताकि ऑक्सीजन के भी 2 एटम बन जाए, और सॉरी बार बार ऑक्सीजन निकल रहा है, ताकि A के भी 2 एटम बन जाए और B के भी 2 एटम बन जाए। आगे देखो ध्यान से, आखिर ये बैलेंसिंग होती क्यों है किसी भी रिएक्शन की। देखो बैलेंसिंग करते हैं मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करने के लिए। आपने पढ़ा होगा मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं भाई, केवल मास को कन्वर्ट किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। तो उस लॉ को फॉलो करवाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ द मास को फॉलो करवाने के लिए हम रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, इधर 4 ऑक्सीजन इधर 2 ही ऑक्सीजन, तो मास बैलेंस होगा ही नहीं, 4 ऑक्सीजन का मास ज्यादा होगा ना, बैलेंस ही नहीं हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फेल हो गया। तो फेल कभी होता नहीं है, इसलिए हमें बैलेंस कर देना चाहिए केमिकल इक्वेशन को। ऑल्दो मैंने अभी बोला है कि मास कंजर्वेशन फेल होता नहीं है, बट फिजिक्स के लेटेस्ट डिस्कवरीज में आप देखोगे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और एनर्जी में तो मास ही नहीं होता है, एनर्जी का वेट ही नहीं है, एनर्जी को मैटर ही कंसिडर नहीं करते हैं, एनर्जी मैटर ही नहीं है, बट मास को एनर्जी में बदल दिया। ये हायर लेवल का कंसेप्ट है जो आप 12th में पढ़ोगे। अभी 10th के अकॉर्डिंग मास कंजर्वेशन का लॉ वैलिड होता है सभी जगह, और उसे वैलिड करवाने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बोलो बात समझ आती है? आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। बैलेंसिंग का टॉपिक अगर आपने पढ़ा तो कैसे बैलेंस करेंगे, ये डाउट आएगा सर कैसे बैलेंस करें, है ना। तो एक ट्रिक बना दी मैंने आपके लिए। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। दुनिया की कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, उस पे तुम लगा देना OOH। पहले O का मतलब होगा बच्चे अथर एटम, इस O का मतलब होगा बच्चे ऑक्सीजन, और इस H का मतलब होगा बच्चे हाइड्रोजन। दुनिया की कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, सबसे पहले अथर एटम बैलेंस करेंगे। अब अथर एटम कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ दो, बाकी जो भी बचा वो अथर एटम है। इसके अंदर भी अगर मेटल होता है तो उसे पहले बैलेंस करें, अगर नॉन मेटल होता है तो उसे बाद में बैलेंस करें। मेटल के एग्जांपल जिंक, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, लेड और बेरियम। नॉन मेटल के एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल है। तो बैलेंस करने की ट्रिक है, ये सीक्वेंस है बेसिकली। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस है उन्हें बैलेंस करने की सीक्वेंस है ये। सबसे पहली रिएक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं। अथर एटम कौन सा दिख रहा है भाई, हाइड्रोजन भूल गए, अथर एटम जिंक और क्लोरीन है। सर कौन सा लें, कोई भी ले लो जो पसंद हो। जिंक इधर एक बैलेंस है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 ही है, तो इधर 2 लिखना पड़ेगा क्लोरीन को 2 बनाने के लिए। इधर हाइड्रोजन 2 बन गए, इधर भी हाइड्रोजन 2 बन गए, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है।
किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूले के आगे जो नंबर लिखा होता है इसे बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसे बोलते हैं। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर। जैसे केमिकल इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसे बैलेंस करो और HCl का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताओ, तो HCl का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आया है बच्चे? 2 आया है, तो अपन आंसर मार्क कर देंगे 2। क्लियर? अगली इक्वेशन देखो, इसे बैलेंस करते हैं। OOH ट्रिक लगा देंगे। सबसे पहले एथर एटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप भूल जाएं, आयरन बचता है एथर एटम। इधर आयरन के 3 एटम, इधर भी 3 बनाने के लिए आगे क्या लिखा? 3 लिखा। इसके बाद ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए इधर 4 लिख दिया। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 × 2 8 हो गए, 4 × 2 8 हो गया, तो इधर 8 बनाने के लिए इधर 4 लिखूंगा। तो ये इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हो आप इक्वेशन को। अगर इस इक्वेशन में पूछता कि वाटर का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, कितना आया बच्चे? 4 आया। आयरन का कितना है बच्चे? 3 है ना। हाइड्रोजन का कितना है बच्चे? 4 है। तो इस प्रकार आप स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन। इधर आयरन कितना है बच्चे? 2 है। इधर आयरन कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। इधर एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। इधर एल्यूमिनियम कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन कितना? 3। इधर ऑक्सीजन कितना? 3। रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। क्लियर? इधर आओ, इधर बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है, बैलेंस्ड है। इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम कितना है? 1 है, तो 2 बना दिया आगे 2 लगा के। उधर क्लोरीन कितना हो गया? 3 × 2 कितना हो गया? 6। इधर क्लोरीन कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, बट है कितना? 2, तो इसके आगे लगाऊंगा मैं 3 × 2 6 हो गया। इधर बेरियम कितना हो गया? 3। एक एलिमेंट को बैलेंस करते समय अगर दूसरा एलिमेंट का नंबर बिगड़ जाता है तो उस दूसरे को फिर से बैलेंस करना होता है। ध्यान से देखो, दूसरे को फिर से बैलेंस कर रहे हैं। ये अगर 3 बेरियम हो गए तो इधर भी 3 लिखना पड़ेगा। इधर 3 लिखते ही सल्फेट भी इधर 3 हो गए, तो सल्फेट को ध्यान से देखो, सल्फेट इधर 3 ही है, SO4 इधर 3 ही है। तो ये पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुकी है, आप देख सकते हो। आपको ये केमिकल इक्वेशन दे दी और बोल दिया कि इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इतना कंसीडर्ड है कि 1 इसके आगे लिखा हुआ है भाई। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का 1 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है? एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए। अगली इक्वेशन देखो, लेड नाइट्रेट दिया है आपको, है ना। लेड ऑक्साइड NO2 बन रहा है और ऑक्सीजन भी बन रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। इधर देखो लेड कितना, इधर P भी 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस्ड है। इधर नाइट्रोजन 1, इधर नाइट्रोजन 1, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखो 3 × 2 कितना? 6 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 2 4 1 5 है। तो कुछ ऐसा करते हैं अपन जिससे सब बैलेंस हो जाए। ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं, यहाँ पे 2 लिखता हूं, यहाँ पे 2 लिखता हूं। अब करके देखो, लेड इधर 2 बना, इधर भी 2 बना, ठीक है ना। इधर नाइट्रोजन कितना है? 2, इस एक के अंदर 2, लेकिन आगे भी 2 लिखा है, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया नाइट्रोजन। इधर भी नाइट्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो, इधर 2, यहाँ पर 8 10 और इधर 2, 10 और 2 12 है, तो 12 है। ऑक्सीजन उधर है, इधर ऑक्सीजन गिनो, इसके अंदर 3 × 2 6 6 × 2 12 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, लेड भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। बात समझ में आती है क्या? आपको ऐसा लग सकता है सर बैलेंस करना मुश्किल है, लेकिन बात मानो मेरी, केमिकल इक्वेशन को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली बैलेंस कर पाओगे। जैसे मैंने कर दिया आपके सामने 1 ही सेकंड में, है ना। OOH लगाया ही नहीं, एक्चुअली पता है इधर जितने इधर उतने करने हैं, ना हो तो तोड़ ताड़ करो, ऊपर नीचे करो, नंबर्स लिख के, है ना, देखो हुआ या नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस है CBSE के बोर्ड से हमने लिए हैं। ऑल्दो मैं RBSE की क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि RBSE का एग्जाम आने वाला है, CBSE का एग्जाम हो चुका है, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन CBSE के लिए हैं क्योंकि थोड़ा लेवल हाई रखना चाहता हूँ मैं अपने कंटेंट का, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी हाई लेवल की मिले और RBSE के क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दे। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं भाई हमारा कंसेप्ट। और चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको बैलेंस कीजिए और x और y की वैल्यू निकालिए भाई। तो निकालते हैं। देखो इधर सोडियम कितने? 2। इधर सोडियम कितने होने चाहिए बच्चे? 2। तो y की जगह कितना कर दिया मैंने? 2 कर दिया भाई।
इधर एल्यूमिनियम कितने 2, इधर एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने 2, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। बैलेंस है सब कुछ। क्या बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन। देखो ध्यान दे, इधर ऑक्सीजन 4 और 1 5, इधर ऑक्सीजन 3 और 2 5, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। x की जगह 1 है तभी सब कुछ बैलेंस हो गया। क्लियर है क्या? तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। यहां पर x और y क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। क्लियर है? इसका नाम अगर आपको याद हो तो ये है सोडियम एल्यूमिनेट। चैप्टर 3 के अंदर आपको पढ़ाऊंगा एल्यूमिनेट आयन और उसका ये कंपाउंड। आगे देखो, बैलेंस कीजिए और ABCD की वैल्यू निकालिए। बिल्कुल निकालेंगे, ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम कितना 2, कितना होना चाहिए इधर 2, ठीक है। इधर 2 रखा, क्लोरीन कितना हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया। इधर भी क्लोरीन 6 होना चाहिए, B की जगह 6 रख दिया। इधर 6 हाइड्रोजन हो गए तो इधर 6 हाइड्रोजन करने के लिए इधर 3 रख दिया। ऑक्सीजन काउंट कर लो, ऑक्सीजन उधर कितना हो गया 3, इधर कितना है ऑक्सीजन 3, यानी कि एक की जगह 1 आएगा तभी ऑक्सीजन 3 है। तो सब की वैल्यू देख सकते हो, ABCD की वैल्यू आपके सामने है। कोई बड़ी बात नहीं है, CBSE 2024 का क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द बिलो केमिकल इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अभी ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं अपन। इधर Mn कितना है 1, उधर भी Mn 1, बैलेंस्ड है। इधर ऑक्सीजन 2, उधर ऑक्सीजन कितने 1 ही है, तो 2 लिखो, इधर 2 लिख दे, ठीक है। क्लोरीन देखो, इधर कितने 2, इधर भी कितने 2, 4 क्लोरीन, तो यहाँ पे 4 लिख दे, 4 हो गए क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन 4 इधर, उधर भी हाइड्रोजन 4 हो गए, बैलेंस है सब कुछ। क्लोरीन उधर 4, इधर भी 4, बैलेंस। क्लोरीन अगर 4 है तो इधर 1 कर दो Z की जगह, ठीक है क्या। Mn इधर 1, Mn इधर 1, तो क्या हमें x की वैल्यू मिल गई 4। क्या हमें y मिल गया, क्या हमें z मिल गया। बैलेंसिंग भी देख लो, मैग्नीज बराबर है, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 2 बराबर, क्लोरीन इधर 4 उधर 2 और 2 4 बराबर, ठीक है। तो हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, इधर भी 4, सब कुछ बैलेंस्ड है। ऑल इज क्लियर, है ना। रीचेक करना जरूरी होता है बैलेंसिंग के बाद, ताकि कोई एरर ना हो जाए। हिट एंड ट्रायल मेथड में जनरली एरर हो जाते हैं। तो ये था कुछ बेसिक चैप्टर का, बहुत ही बेसिक्स, जिससे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है भाई। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। अब मैं मेन कोर एरिया पे आता हूँ, जो चैप्टर का कोर एरिया है, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वैसे तो इतने टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के कि मैं पढ़ाता पढ़ाता थक जाऊंगा, है ना। शाम से वापस सुबह हो जाएगी, सुबह से वापस शाम हो जाएगी, 24 घंटे का वीडियो बन सकता है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन पे। बट 10th के सिलेबस में 4 या 5 इतनी ही केमिकल रिएक्शन दी है जिन्हें पढ़ना है। उसमें सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन का मतलब ही जुड़ना। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे। ध्यान रखना, सिंगल, तुम्हारी तरह एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बना लिया जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे A और B जुड़ गए, F भी बन गया, PQR जुड़ गया, क्या बन गया, X बन गया। इस X के अंदर P भी है, Q भी है और R भी है। बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाएंगे क्या? बढ़ जाते हैं। देखो एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी दी गई है 1.1, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया गया है। एक्टिविटी ने बोला है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लेके आओ, उसे बढ़िया से रगड़ो, बढ़िया से साफ करो रब पेपर से, सैंड पेपर से, ठीक है। साफ करने के बाद इसको जलाओ, आग में जलाओ इसे। जब आप जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलेगा, और जब ये मैग्नीशियम जलेगा तो डेजलिंग वाइट फ्लेम आपको दिखेगी, चमकती हुई सफेद ज्वाला आपको दिखाई देगी। बात समझ में आती है क्या? तो मैग्नीशियम हम ले आए भाई सॉलिड स्टेट के अंदर। ध्यान से देखो, एस क्या बता रहा है, सॉलिड स्टेट। ऑक्सीजन ऑब्वियसली जलाओगे, इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो। जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको जलाओगे तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा, जो कि वाइट कलर का होता है, और हीट निकलेगी बहुत सारी। जो पाउडर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो सफेद कलर का होगा और वो गर्म भी होगा भाई, है ना। देखो केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी बाहर निकलती है। ध्यान से देखो, एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिससे एनर्जी बाहर निकलती है, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक ऐसी होती है जिसमें एनर्जी अंदर जाती है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, एक्सो बोले तो बाहर, एंडो का मतलब ही होता है अंदर, एंडो बोले तो अंदर।
थर्मिक का मतलब होता है बच्चे हीट। क्या होता है? हीट। थर्मिक का मतलब हीट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट अंदर जाती है वो क्या है? एंडोथर्मिक है। जो MgO बन रहा है ना, ये गर्म बन रहा है, यानी एनर्जी बाहर निकली होगी, वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी बच्चे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो हम यहाँ पर थे बेसिकली, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन तो है ही, जुड़ी रहा है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, लिखा हुआ है आपके सामने। हीट एनर्जी है रिलीज हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है भाई। MgO गर्म मिल जाता है, जो पाउडर है, एक वाइट कलर का MgO पाउडर मिल जाता है वॉच ग्लास के अंदर। बिल्कुल ठीक है। एक डेजलिंग वाइट फ्लेम दिखाई देती है भाई, जो कि बहुत ही ब्राइट होती है ना, इसलिए इसके सामने ज़्यादा समय तक देखना नहीं चाहिए। एक्टिविटी ने ये सजेस्ट भी किया है कि भाई गॉगल्स लगा के इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करें। तो ये एक्टिविटी का डायग्राम है, जिसमें एक टोंग लिया है भाई, है ना, एक चिमटा लिया है, उस चिमटे से पकड़ के मैग्नीशियम को जला रहे हैं भाई साहब। देखो बर्नर के ऊपर जला रहे हैं, ये बर्नर है, ये टोंग ले लिया, ये मैग्नीशियम का रिबन है, और ये वॉच ग्लास है जिसके अंदर से आपको दिखाई दे रहा है, और ये सफ़ेद सफ़ेद मैग्नीशियम का पाउडर गिर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड एक्टिविटी का क्लियर होना चाहिए। देखो एक्टिविटी को याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। आप ऐसा इमेजिन करो, एक फोक्स है। क्या है? फोक्स। ये एक लोमड़ी है भाई, ये एक मग में कूद गई। ये क्या है बच्चे? मग है। मग में कूद गई। मग में कूदते ही यहाँ से बहुत सारी वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली। क्या निकली? वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली। तो ये फोक्स जो है ये ऑक्सीजन का रोल प्ले करेगी हमारी स्ट्री के अंदर, और ये जो मग है ये मैग्नीशियम का रोल प्ले करेगा। जब भी ऑक्सीजन मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बहुत सारी डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलेगी, और हीट निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस ट्रिक को थोड़ा विजुअलाइज करो। एक फोक्स आया दौड़ता हुआ, मग में कूद गया, बहुत सारी चमकती हुई वाइट डेजलिंग लाइट दिखाई दे रही है मग में। बोलो बात समझ में आती है क्या? एक फोक्स आया, लोमड़ी आई दौड़ती दौड़ती, मग में कूद गई, एनर्जी निकली, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकली। बात समझ में आई क्या? फोक्स क्या है? ऑक्सीजन। मग क्या है? मैग्नीशियम। ऑक्सीजन मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन और लिए हैं आपके सामने कि मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया था सैंड पेपर से। मैग्नीशियम ना थोड़ा चालू है, ये आसपास से रिएक्शन करके बैठ जाता है। अगर आपको मैग्नीशियम को यूज में लेना है, अपनी रिएक्शन को डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ ले जाना है, तो मैग्नीशियम के ऊपर जितना भी मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से रिएक्ट करके बैठा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। वो जब हटेगा तभी आप रिएक्शन करवा पाओगे और डिजायर्ड रिजल्ट्स आप ले पाओगे उस रिएक्शन के। नहीं तो पहले का मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करने देगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम क्या करते हैं? उसे रब करते हैं, साफ करते हैं, घसते हैं पकड़ के। वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम अवर आइज, हमारी आंख से क्यों दूर रखे? अरे भाई डेजलिंग फ्लेम निकल रही है, आंखें फूट सकती है। बात समझ आई? बहुत ज्यादा आग निकल रही है, तू बोल रहा है सामने क्यों रखे आंखें? जलेगा क्या? मरेगा क्या? है क्या नहीं? तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इमिट हो रही है डेजलिंग वाइट फ्लेम से, बहुत ही ब्राइट लाइट है जो शॉर्ट टाइम के लिए आपको देखने से मतलब रोक सकती है, बहुत कम टाइम तक आपको अंधा बना सकती है। आप कह सकते हो इतनी ज़्यादा लाइट यहाँ से निकलेगी। एक क्वेश्चन है CBSE 2023 का, यहाँ से देखो, एक मेटल रिबन है एक्स, आप समझ गए होंगे कौन सा है ये एक्स? ये मैग्नीशियम है ऑब्वियसली। एक्स का मतलब क्या है? मैग्नीशियम। बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग है वाइट ऐश वाई। वाइट ऐश वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐश किसका बनता है? पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन किस टाइप की थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। एक्स क्या था? Mg, एक्स Mg था, ये रहा। वाई क्या है? MgO है। टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो बात समझ आती है क्या? बिल्कुल आती है भाई। आगे देखो,
अगला एग्जाम्पल दिया है कॉम्बिनेशन का, ये भी एक्सोथर्मिक है। हम लेकर आए हैं क्विक लाइम, एक सॉलिड स्टेट का स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है क्विक लाइम, जिसको सीमेंट बनाने में भी यूज लेते हैं भाई। इसका यूज होता है सीमेंट बनाने में, ये चीज याद रखेंगे आप। फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सॉलिड स्टेट का स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। इसको पानी में डाल दिया, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं। क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ये कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, एक पेज पे लिख के याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रटना पड़ेगा यहाँ पर। क्विक लाइम क्या होता है CaO, स्लेक्ड लाइम क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी हीट निकलती है, यानी कि रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। बात समझ में आई? अरे आइया, कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर है आपके सामने। टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई, है ना। क्विक लाइम बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है, एनर्जी बाहर निकाल रहा है भाई। स्लोली रिएक्शन है भाई, है ना। वाटर को धीरे धीरे ऐड करना चाहिए ताकि रिएक्शन थोड़ी स्लो हो, अन्यथा ये जो वेसल है जिसमें रिएक्शन करा रहे हो यही फूट जाएगा, इतनी एनर्जी निकलेगी। बात समझ आई? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देखो दो चीजें कंबाइन हो गई, एक ही प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन है। उसके बाद लिखा है क्विक लाइम सीमेंट बनाने में यूज होता है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, सीमेंट बनती है, याद करो क्विक लाइम से। इस एक्टिविटीज के लिए भी एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। क्विकर एक ऐप आता है जिसपे आप कुछ सेकेंड हैंड चीजें ऑर्डर कर सकते हो। तो सेकेंड हैंड लेमन ऑर्डर किया है हमने, क्या ऑर्डर किया है, लेमन। तो क्विक ऐप से ऑर्डर किया है, तो क्विक लाइम, क्या याद रखना है इससे, क्विक लाइम। क्विक लाइम लेकर आए, अब नींबू मंगाए हैं तो क्या बनाएंगे, नींबू पानी, पानी में डाला, नींबू को पकड़ के पानी में डाला, पानी में डालते ही सांप निकले, उससे क्या निकले बच्चे, सांप। सांप से, स्नेक से याद रखेंगे स्लेक्ड लाइम, क्या याद रखेंगे, स्लेक्ड लाइम। यानी कि क्विक लाइम आया, ठीक है, क्विक से लेमन ऑर्डर किए, क्विक लाइम आया, उसको पानी में डाला, पानी में डालते ही स्नेक बाहर निकला तो स्लेक्ड लाइम बन गया, और वो स्नेक आग उगलने लग गया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। इतनी ज्यादा हीट निकली, इतना ज्यादा टेम्परेचर निकला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गई। बोलो बात समझ में आती है? ट्रिक कैसे बनाई मैंने, क्विकर से लेमन ऑर्डर किए, सेकेंड हैंड, बजट कम है थोड़ा, सेकेंड हैंड लेमन को पानी में डाला, यानी कि क्विक लाइम को पानी में डाला, सांप बाहर निकला, स्नेक, तो स्लेक्ड लाइम बन गया, सांप ने आग निकाली तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गई। बोलो बात समझ में आती है? ट्रिक को थोड़ा फील के साथ, आंखें बंद करके, सारी चेतना से मुक्त होकर देखो, ट्रिक ऐसी दिमाग में बैठेगी ना, जिंदगी में ना भूलोगे भाई साहब। कुछ सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल भाई ट्रू स्टेटमेंट। बताना क्या है, दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी हो रहे हैं ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हीट निकल रही है इसीलिए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल। तो रीजन और ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, क्या ये एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल है। क्या ये कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है। ए और बी दोनों होने चाहिए, डी में दिया है ए और बी, तो डी क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई के 20-23 के क्वेश्चन हवा में, आगे देखो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाटर के साथ क्विक लाइम की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है, अब तो आप जानते हो कौन सी है। ये देखो, अरे इसको बैलेंस नहीं किया था क्या हमने, बैलेंस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपने वाटर डाला, क्या बना, बन गया आपके सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ ऐसे। ध्यान से देखो, इधर एक कैल्शियम, इधर एक कैल्शियम, इधर दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर एक और एक दो ऑक्सीजन, इधर भी दो ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन कहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देख लो, ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रही है, तो सी क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो रिएक्शन लिखी थी हमने मैग्नीशियम की, उसे भी बैलेंस करवाता हूं आपको, ध्यान से देखो, इधर एक मैग्नीशियम, इधर भी एक मैग्नीशियम, बैलेंस, इधर दो ऑक्सीजन, इधर दो नहीं एक ऑक्सीजन, तो दो बना देंगे, यहाँ दो लिख के, मैग्नीशियम दो हुआ तो इधर भी दो लिख दिया, ले हो गई बैलेंस। कौन सी बड़ी बात है, कुछ ना करना, एक दो खेलना है बस, करना ही कहाँ है, कुछ ना। इधर थे अपन, देखो
हमने क्या किया है, क्विक लाइम लाए, पानी में डाला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी निकली बहुत ज़्यादा। अब क्या कर रहे हैं, ये जो स्लेक्ड लाइम बना है इस प्रोसेस के अंदर, उसको हम यूज़ में ले सकते हैं वाइट वॉश करने के लिए, दीवारों को सफ़ेद करने के लिए। आपने सुना होगा घर में वाइट वॉश करवा दिया, जब वाइट वॉश करवाते हैं तब तो दीवारें बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत गंदी लगने लगती है। वो जो ब्रश होता है उसके मतलब ऐसे लाइंस बन जाती है बहुत सारी दीवार पे, खराब हो गई दीवार, लेकिन 2 से 3 दिनों बाद दीवार चमकने लग जाती है भाई साहब, शाइनिंग हो जाती है वाइट कलर की दीवार के ऊपर। वो क्यों होती है शाइनिंग? अगर शाइनिंग उस कलर में थी, उस स्लेक्ड लाइन में थी, तो हाथों हाथ होनी चाहिए थी। 2 से 3 दिन बाद तक क्या हो गया जिससे शाइनिंग आ रही है, वो सीख रहे हैं। स्लेक्ड लाइम जिसको दीवार पर लगा दिया है, वो CO2 जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा यहाँ पर। ये जो है शाइन करता है, चमकता है, इसीलिए दीवार चमकने लग जाती है। बात समझ में आई क्या? तो शाइनिंग ऑफ द वॉल्स आफ्टर व्हाइट वॉश का क्या रीजन है? आई होप आपको समझ में आया है। आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ जाते हैं। देखो कुछ और एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन के, जैसे कोल की बर्निंग, जब भी कोयला जलता है, कोल बर्न होता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, CO2 बनाया, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। वाटर बनता है H2 से O2 से, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। बैलेंस आप कर सकते हो, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, बैलेंस्ड है। इसको देखो, 2 इधर कर दिया, 2 बैलेंस्ड है। इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, बैलेंस। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस में होती है भाई? बर्निंग ऑफ कोल में होती है ना। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो तो गई बी में, दिक्कत कहाँ है इसमें? इतना सिंपल क्वेश्चन आता है क्या 24 में? वो भी लो, कुछ था ही नहीं, ये सवाल था क्या? आगे बढ़ो। अगली रिएक्शन आती है डीकम्पोजिशन की रिएक्शन। भाई डीकम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। कोई भी सब्सटेंस डीकम्पोज हो रहा है मतलब टूट रहा है। कौन तोड़ रहा है? लिखा है देखो, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का उल्टा। वहां पर क्या हो रहा था, बहुत सारे रिएक्टेंट जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहां पर सिंगल रिएक्टेंट टूटकर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा। 1 रिएक्टेंट ब्रेक कर रहा है, 2 और मोर प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे AB ब्रेक किया, A और B बन गया, ये क्या है, डीकम्पोजिशन है। अगर डीकम्पोजिशन करने के लिए हीट इवॉल्व्ड है, हीट की जरूरत है, तो उसे थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल बोल देंगे, अगर लाइट चाहिए तो फोटोकेमिकल बोल देंगे। बोलो बात समझ में आती है? डीकम्पोजिशन के अंदर सब्सटेंस टूटेगा, किस रीजन से टूट रहा है, इस बेसिस पे 3 कैटेगरी बनाती है डीकम्पोजिशन की। सबसे पहले देखो, कैल्शियम कार्बोनेट आपके सामने लिखा हुआ है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है भाई जो शाइन करता है। अभी अभी इसको बताया था आपके सामने, ये शाइन करता है, चमकता है भाई। इसे लाइमस्टोन बोलते हैं। जो मार्बल जनरली आप सुनते हो जिसका फ्लोर वगैरह बनता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है। और ताजमहल के अंदर भी इसके संगमरमर लगे हुए हैं। जब इसको आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बना लेता है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में हो जाता है, यूज हो जाता है, और CO2 यहाँ से वापस बाहर निकल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और CO2 वापस बाहर निकल जाता है। ये CO2 वापस रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, CaOH के होल ट्वाइस के साथ, और वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर X को बताओ क्या है। अरे भाई क्या है ई तो कैल्शियम का ऑक्साइड है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं रे, इसको क्विक लाइम बोलते हैं रे, सीमेंट में यूज करते हैं रे। तो क्विक लाइम ऑप्शन नंबर A का होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो 24 का क्वेश्चन हवा में गया। थर्मल डिकम्पोजिशन का अगला एग्जाम्पल है, जिसको आप थर्मोलाइसिस बोलते हो। थर्मो का मतलब ही होता है हीट बच्चे, क्या होता है हीट। लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन, टूटना। हीट की प्रेजेंस में टूट रहा है तो थर्मोलाइसिस। ध्यान से सुनेंगे सभी। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है आयरन सल्फेट। क्या है बच्चे, आयरन सल्फेट। मैं समझा रहा हूं थोड़ा फील के साथ।
आयरन सल्फेट एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, उसके टुकड़े आते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल आते हैं, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। इसके अंदर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं ना आपके सामने, इधर देखना ध्यान से, अगर मैं आयरन सल्फेट लिखूं आपके सामने तो वो होता है FeSO4.7H2O। ये क्रिस्टलाइन वाटर है, इसके अंदर 7H2O। इसका कलर होता है बच्चे ग्रीन, ग्रीन कलर के टुकड़े आते हैं इसके छोटे छोटे स्टोन लाइन। अगर इसको आप हीट करते हो, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हो, तो ये वाटर सारा बाहर निकल जाता है और FeSO4 रहता है। इसका कलर कैसा है? वाइट होता है। समझ में आया? अगर अब भी आप नहीं माने, अब भी इसको आप हीट करते ही जा रहे हो, तो ये बनाता है Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, जो कि रेड कलर का होता है। आप रेड को ब्राउन भी कह सकते हो। इस आयरन ऑक्साइड के साथ यहाँ पे SO2 भी बनता है, यहाँ पे SO3 भी बनता है। तो ये है एक रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन की, जिसमें ग्रीन सब्सटेंस व्हाइट हुआ, व्हाइट से रेड ब्राउन हो गया। बात समझ आई क्या? ये रिएक्शन है जिसको समझ रहे हैं अपन डिटेल में, ध्यान से देखो। रिएक्शन लिखी है, आयरन सल्फेट को फेरस सल्फेट बोल सकते हैं। आयरन का लैटिन वर्ड है भाई फेरस, फेरस सल्फेट है। ये रहा FeSO4। ये कैसा होता है? ये ग्रीन होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये व्हाइट हो जाता है, ये व्हाइट वाला ही है। जब इसको और गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है Fe2O3, जिसका कलर कैसा होता है? रेड होता है, ब्राउन होता है। SO2 और SO3 ये दोनों ही गैस से एसिडिक नेचर की है। कैसी है? एसिडिक नेचर की। सर आपको कैसे पता? सर आपने याद किया या ना ही रहे? हमको कंसेप्ट पता है। क्या पता है हमको? कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है ना, वो बेसिक होता है। क्या पता है मुझे? मोहब्बत का कंसेप्ट पता है। MOB का मतलब क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत का कंसेप्ट ये कहता है कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा बच्चे, वो एसिडिक होगा। सल्फर नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन लगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड बना। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा। इसलिए मुझे पता है इनका नेचर कैसा है? एसिडिक है। बात समझ आई? जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूँ आपके सामने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, कि इधर देखो ध्यान से, इधर से लेते हैं अपन स्क्रीन को। मैंने लिया आपके सामने CO2, कैसा होगा? क्या ये नॉन मेटल है? इसका ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। मैंने लिया Al2O3, ये क्या है? मेटल। मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक। ये कैसा है रे? बेसिक। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिखा ZnO, Zn क्या है? मेटल। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा। जैसे मैंने लिखा SO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। कोई दिक्कत हो तो बोलो, होनी नहीं चाहिए। एकदम सिंपल, सिंपलेस्ट, इससे सिंपल का ही होगा। क्लियर? तो ये चीजें हैं आपके सामने। और NCERT का डायग्राम भी आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। NCERT ये कहती है कि ये जो SO2 और SO3 है, इनकी स्मेल थोड़ी इरिटेटिंग होती है, थोड़ी गंदी स्मेल आती है, डर्टी स्मेल है ना। ग्रीन कलर का था, व्हाइट बन गया, ब्राउन बन गया, ये सब बता दिया, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये पॉल्यूशन भी करती है, ये एसिडिक नेचर की भी होती है, स्मेल थोड़ी इसकी इरिटेटिंग होती है, सफोकेटिंग, दम घुटने लगता है, सब बता दिया आपको। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। देखो देखो देखो, ऐसी रिएक्शन जिसको हीट देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक ही तो होगी। गर्म करना पड़ रहा है ना, एनर्जी खुद दे रहे हो। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी दी जाती है वो तो क्या होती है? एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्लियर है क्या? ये रिएक्शन भी कैसी है? एंडोथर्मिक। ये साइन बना हुआ देखो, ये भी कैसी है? एंडो है। इससे पहले जो पढ़ी वो भी आप देख सकते हो साइन देकर, कोई बड़ी बात नहीं है। याद कैसे रखे सर? ग्रीन कलर का था, व्हाइट हुआ, रेड हुआ, याद कैसे रखे? ध्यान से देखो, याद करो ग्रीन कलर की फरारी। रोज देखते हो सोने से पहले सपने में, झूठ बोल रहे हो, रोज देखते हो फरारी लोगा। कैसे लगा? इधर देख, ग्रीन कलर की फरारी आई। क्या आई? फरारी। फरारी से लिखो फेरस सल्फेट। फरारी से फेरस सल्फेट। ग्रीन कलर की मतलब ग्रीन कलर का है। आग लग गई उसमें। ले, अभी अभी तो आई थी सर आग। हाँ लग गई, चुरा के लाया था ना, पक्का तभी लगी है। देख ले, लग गई, जला दी फरारी। पागल। फरारी फेरस सल्फेट ग्रीन कलर की लाया, आग लग गई। देख ले, आग जब लगी तो व्हाइट व्हाइट कलर दिखा। क्या दिखा? व्हाइट व्हाइट, जल रहा है धुआं, है ना। चिता जल गई, धुआं उठ गया, वो वाली कंडीशन। व्हाइट व्हाइट हो गया। जब पूरी तरह जल गई तो रेड रेड जंग लग गई इस पे, ब्राउन कलर की, रेड कलर की। यानी कि फरारी से याद रखेंगे फेरस सल्फेट। क्या याद रखेंगे बच्चे? फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट ग्रीन है क्योंकि ग्रीन फरारी लाए, जल गई, जलते समय वाइट वाइट दिखा, उसके बाद खराब होने के बाद कैसी दिखेगी, जली हुई रेड 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 रस्ट दिखेगी, तो रेड हो गया, यानी कि ये रेड क्या हुआ है, आयरन का ऑक्साइड हुआ है। ट्रिक्स को थोड़ा विजुलाइज करो, चीजें भूलोगे नहीं एग्जाम तक। अगला है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, जिसमें लेड का नाइट्रेट है बच्चे, क्या है, लेड का नाइट्रेट। 10th के सिलेबस में अगर आपको लेड दिखे तो थोड़ा सतर्क हो जाना, है ना। अभी इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी सिखाया था आपको, फिर से अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ पे क्या लिखूं, 4 लिखूं, यहाँ पे 2 लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं बच्चे, 2 लिखूं। नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, बैलेंस सब बैलेंस, सब बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन देख लो 2 8 10 और 2 12, इधर भी 12 बैलेंस। ये लेड नाइट्रेट है जो वाइट कलर का होता है, और जब ये डिकम्पोज होता है, ये टूटता है 8 की प्रेजेंस में, तो येलो कलर का लेड ऑक्साइड बनता है PbO, और ब्राउन कलर की गैस निकलती है, फ्यूम्स निकलती है ब्राउन कलर की, क्या है वो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO2। क्या नाइट्रोजन यहाँ पर नॉन मेटल है? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक, बिना देखे मैंने बोल दिया एसिडिक नेचर है, आराम से ना, कंसेप्ट पता है, मोहब्बत का कंसेप्ट है, मोहब्बत का कंसेप्ट याद करा दिया, बचाई क्या जिंदगी में, मोहब्बत, मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, मोहब्बत का कंसेप्ट है। देखो किया क्या, यहाँ पर क्रैकिंग साउंड आएगी, बिल्कुल ये जलता है तो क्रैकिंग साउंड आती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है NO2 की, जो कि इरिटेटिंग स्मेल करती है। येलो सॉलिड रेसिड्यू यहाँ पर मिलता है भाई, येलो सॉलिड कौन है, PbO है, यहाँ पर NO2 एसिडिक नेचर का है, टर्न्स कर देगा। देखो एसिडिक नेचर का है तो लिटमस को कैसा कर देगा, ब्लू से रेड कर देगा, क्योंकि एसिड करता है ये ब्लू से रेड लिटमस को, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, साइन नहीं दिख रहा है क्या, एनर्जी दी है ना, तो एंडोथर्मिक है। थर्मल डिकम्पोजिशन तो पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर याद कैसे रखें, कोई ट्रिक हो सकती है क्या, बिल्कुल होगी, कैसे ना होगी, थोरेक्स पे हो तुम लोग, ध्यान से सुनो। एक पार्टी है भाई साहब, क्लबिंग है ना, नाइट क्लब है, ये क्या है, नाइट क्लब, इसे आप लिखो पब लिखो, नाइट पब लिखेंगे, इसे अपन ब्लैक से लिखते हैं, देखो ब्लैक इधर है क्या, ब्लैक से लिखते हैं। मैंने लिखा नाइट का पब है कोई, ठीक है। देखो P से याद रखेंगे PB यानी कि लेड, और नाइट से याद रखेंगे नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। पब के अंदर जा रहा है कोई व्यक्ति तुम्हारे जैसा, कैसा व्यक्ति, तुम्हारे जैसा है, हाँ तुम्हारे जैसा व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पब में जा रहा है भाई, तो वो कैसा बन के जाएगा, वाइट कुर्ता पजामा ले, यही उम्मीद थी रे तुमसे, यही थी, हाँ यही उम्मीद थी तुमसे, वाइट कुर्ते में पब जा रहे हो, कोई नहीं गए, और जाके मांगी क्या वहां पे, दाल ले, पब गया वो भी कुर्ता पजामा पहन के, मांगी क्या, दाल मांगी, ले पीले दाल, और तुम कैसे पीते हो दाल पता ही है, आधी से ज़्यादा गिराओगे तो ले, कपड़ा भी खराब कर लिया, ले वाइट पहन के गया खराब कर लिया। ट्रिक सुनो ध्यान से, नाइट पब के अंदर यानी कि लेड नाइट्रेट, पब मतलब पीबी मतलब लेड, लेड नाइट्रेट, नाइट से क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, तो लेड नाइट्रेट बन गया। लेड नाइट्रेट सफेद कैसा होता है, सफेद, क्योंकि पब के अंदर कैसे बनकर गए थे, सफेद कुर्ता पजामा पहनकर, तो लेड नाइट्रेट कैसा होता है, सफेद। वहां पर क्या मांगी, दाल मांगी, क्या मांगी बच्चे, दाल, कैसी होती है, पीली, कपड़े खराब हो गए, तो सफेद कलर का लेड नाइट्रेट पीला हो गया, PbO, लेड ऑक्साइड बन गया यहां पर, इसलिए पीला हो गया। कलर कैसा है इसका, पीला, किसका, लेड ऑक्साइड का। लेड नाइट्रेट कैसा था, सफेद, क्योंकि सफेद बन के गए थे पब के अंदर। लेड नाइट्रेट कैसा है, सफेद हो कैसा गया, पीला, क्योंकि लेड ऑक्साइड बन गया। बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे लिखा है द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू, क्यों निकल रहा है, अरे NO2 जा रहा है ना, यहां से NO2 नहीं जा रहा क्या, ब्राउन फ्यूम्स के लिए, खत्म। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने यही पूछा था किसके कारण जा रहा है, लो NO2 के कारण जा रहा है, खत्म हो गया, मामला ही खत्म है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब आर, प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे, सबको पता है, लेड नाइट्रेट होता है भाई साहब PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट किया रे PbO बनेगा रे, NO2 भी बनेगा रे, ऑक्सीजन भी बनेगा रे, ये तीनों प्रोडक्ट है, NO2 PbO ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, हवा में है सवाल, हवा में भाई साहब,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस बोले तो टूटना। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटेगी कोई चीज यहाँ पर, तो वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है, दिख रहा है तमाऊ को, करंट दिया, इसको झटका दिया पकड़ के, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, क्या यहाँ पर कोई सब्सटेंस टूटा, डिकम्पोजिशन हुआ? क्या इलेक्ट्रिसिटी से टूटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ। बात समझ में आई? एक टेस्ट ट्यूब ली है, एक बीकर लिया है, पानी डाला, उसमें इलेक्ट्रोड लगाए, है ना, पानी टूटा, गैसें बनी। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। क्या होते हैं बच्चे? देखो इतना कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ इतना होता है, एनोड पे कौन जाए, कैथोड पे कौन जाए, दिमाग का दही हो जाता है। दही से मक्खन बनाने का काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ पाऊ, एक ट्रिक लिख भी रखी है हमने, पाऊ। पाऊ का मतलब है पॉजिटिव। क्या है रे बच्चे? पॉजिटिव। पाऊ के अंदर जो पी है मतलब पॉजिटिव, ए का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं। बात समझ में आई? और ओ का मतलब अभी समझाता हूं, ऑक्सीजन जो है वो यहां पर आएगी। कौन आएगी भाई साहब? ऑक्सीजन आएगी। अरे वो नहीं आ रही है, कौन आएगी से क्या समझाता हूं? ऑक्सीजन आ रही है, समझ नहीं रहा, बुड़बक कहेगा। इधर देख, पाऊ क्या है? ट्रिक है किसकी? वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की। वाटर ब्रेक हुआ, H2O ब्रेक हुआ, क्या बना? O2 बना, H2 बना भाई साहब। O2 किधर जाएगा? पाऊ, O आ रहा है लास्ट में, O का मतलब क्या? ऑक्सीजन। किस पे आई? एनोड पे। एनोड क्या है? पॉजिटिव है। पाऊ से याद रखोगे क्या? पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, याद रहेगी रे? रहेगी, रहेगी ना? रहेगी, ठीक है, समझ गया, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपसे पूछे यहां पर वॉल्यूम रेशियो क्या होगा जब ये गैसें बनेगी, तो किस वॉल्यूम में बनेगी? मैं लिख रहा हूं भाई साहब, वॉल्यूम रेशियो क्या होगा। फॉर्मूले को ध्यान से देखो, वाटर का फॉर्मूला कहां गया? ये रहा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो हाइड्रोजन का रेशियो 2, ऑक्सीजन का 1। वॉल्यूम का रेशियो है, ये ध्यान रखना। अगर मास का रेशियो पूछ ले तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन, आया 2। ऑक्सीजन 1 8 प्रोटॉन रखता है, 8 न्यूट्रॉन रखता है। एक ऑक्सीजन में 8 और 8 16, 2 ऑक्सीजन है, O2 लिखा है, तो 16 और 16 32, 2:32 कटेगा 1:16। बात समझ में आई क्या? अरे आई क्या? ये क्या आ गया? मास रेशियो। ये क्या आ गया बच्चे? मास रेशियो। किसका? H2O का। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16 हो गए, 16 16 32 हो गए। हाइड्रोजन के अंदर केवल एक प्रोटॉन ही है, तो 2 प्रोटॉन हमने लिख दिए। 1:16 इज मास रेशियो ऑफ द H2O। वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। डायग्राम देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लास्टिक का जग लिया, पानी डाला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है, इलेक्ट्रोड डाल के फेंक दिया, टूट रहा है। क्या क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाऊँ क्या? बढ़ जाते हैं, चल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? वॉल्यूम रेशियो कितना याद? 2:1 लिख के दिया है बेचारे ने, स्लाइड वाला, है ना, बहुत ही बढ़िया। बर्निंग ऑफ कैंडल नियर, ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ध्यान से। रेशियो क्या आ गया? वॉल्यूम वाला आ गया। बर्निंग ऑफ कैंडल नियर। हाइड्रोजन के बारे में 2 पॉइंट, ऑक्सीजन के बारे में 2 पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। हाइड्रोजन के पास अगर कैंडल बर्न करते हो, ये जो कैंडल बर्न करने का टॉपिक है, इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है। हाइड्रोजन के पास कैंडल बर्न करोगे तो पॉप साउंड सुनाई देगी, पॉप अप साउंड सुनाई देगी। कैंडल जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, है ना। कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। ये कंबस्टिबल है लेकिन कंबस्टन को सपोर्ट नहीं करती हाइड्रोजन गैस भाई। हाइड्रोजन गैस खुद जल सकती है लेकिन जलने को सपोर्ट नहीं करती है। समझ में आया? खुद जल सकती है लेकिन जलने की प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेगी। ऑक्सीजन कैंडल बर्न्स करेगा ज्यादा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ही तो बर्निंग होती है। ऑक्सीजन के पास लेके जाओगे कैंडल को तो ज्यादा बर्न करेगी। नॉट कंबस्टिबल, ऑक्सीजन कहाँ जलेगी रे? ना जलेगी, बट सपोर्ट करती है कंबस्टन को। बिल्कुल भाई, ऑक्सीजन से ही कंबस्टन होता है, इतना सबको पता है। जो प्योर वाटर होता है वो पूर कंडक्टर होता है, इसलिए 8th में भी पढ़ा था, सॉल्ट डाल देते हैं वाटर को कंडक्टर बनाने के लिए। यहाँ पर आप एसिड डाल सकते हो, बेस डाल सकते हो, सॉल्ट डाल सकते हो, कुछ भी ऐसा
सब्सटेंस डाल दो जिसके अंदर आयंस होते हैं। कंडक्टिविटी एक ही चीज पे डिपेंड कर रही है रे, आयंस 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 आयंस, चाहे वो किसी सॉल्यूशन में हो चाहे वो किसी सॉलिड कंडक्टर में हो, अगर उसमें आयंस होते हैं तो कंडक्टिविटी होती है। अगर आपको किसी सॉल्यूशन को कंडक्टर बनाना है तो उसके अंदर आयंस वाला सब्सटेंस ऐड करो, लाइक एसिड बेस सॉल्ट एक्सेट्रा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन देखो हवा में होना चाहिए। While electrolysis water before passing the current, some drops of an acid are added. Why? एसिड क्यों डालता है? अरे भाई अगर एसिड नहीं डालोगे तो आप क्या कर रहे हो? आप इलेक्ट्रोड डाल रहे हो ना, बैटरी लगा रहे हो, करंट ही नहीं आएगा का पानी में, पानी टूटेगा कैसे? जब करंट फ्लो करेगा तभी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा करंट के कारण। अगर पानी में डाला ही नहीं, कोई सॉल्ट नहीं डाला, कोई एसिड नहीं डाला, कोई बेस नहीं डाला, तो वो इंसुलेटर है प्योर वाटर, तो उसके अंदर होगा ही नहीं एक्सपेरिमेंट, चलेगा ही नहीं, करंट ही नहीं चल रहा। जब करंट चल ही नहीं रहा तो वो पानी को तोड़ेगा कैसे? और ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस बनेगी कैसे? बनेगी ही नहीं। बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड। कैथोड पे क्या निकलेगा और एनोड पे क्या निकलेगा? एनोड पे निकलेगी ऑक्सीजन, कैथोड में निकलेगा हाइड्रोजन। बात समझ में आया? आगे बढ़ो। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। इनमें रिलेशन क्या होगा? 2:1। हाइड्रोजन कितनी? 2, ऑक्सीजन कितनी? 1। ये रेशो है भाई इनके वॉल्यूम का। मास रेशो पूछता तो 1:16। क्लियर? अब आते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पर। फोटो का मतलब ही लाइट। अगर लाइट की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे AgCl व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट में रख दिया, Ag और Cl में कन्वर्ट हो गया, Cl2 बनेगा बेसिकली, है ना, क्लोरीन गैस निकल गई। ये ग्रे कलर का हो गया, AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Br2 में टूट गया। Why? This is why AgCl and AgBr are kept in black color bottles to protect from the sunlight. इसीलिए AgCl को, AgBr को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक कलर के बोतल में रखा जाता है। आपको पता है ब्लैक जो है वो सनलाइट को अपने आर पार जाने नहीं देगा, इसलिए ब्लैक कलर के बोतल में क्या रख दिया हमने? AgCl रख दिया और AgBr रख दिया। अगर इनको ब्लैक कलर के बोतल में नहीं रखेंगे तो सनलाइट पड़ेगी और Ag अलग हो जाएगा और गैस से चली जाएगी। भाई AgCl है तो क्लोरीन गैस चली गई, AgBr है तो ब्रोमीन गैस चली जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, देख सकते हो आप एक्सपेरिमेंट, बहुत ही बढ़िया है। ये जो रिएक्शंस है ना AgBr वाली, इस रिएक्शन के बारे में लिखी है ये लाइन कि ये यूज होती है ब्लैक वाइट फोटोग्राफी के अंदर। जो कैमरे के अंदर पहले रील लगती थी जिस पे फोटो की प्रिंटिंग की जाती थी पुराने टाइम में, आजकल तो कैमरे में मेमोरी लगती है, रील लगती नहीं है। पहले वाले में रील लगती थी, उसके अंदर AgBr लगाया जाता था उस रील के ऊपर। जहाँ जहाँ लाइट गिरेगी वहाँ वहाँ Ag कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ लाइट नहीं गिरेगी वहाँ AgBr ही पड़ा रहेगा। इस कंसेप्ट का यूज किया जाता था ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाऊँ क्या? सेलेक्ट द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन लाइट। लाइट के द्वारा किसका डिकम्पोजिशन होता है रे? किसका होता है रे? AgBr का। इसका तो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा था, इसका हीट से हो रहा था, इसका भी हीट से हो रहा था, इसका होता है लाइट से। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl सनलाइट में रखा जाता है तो Ag अलग होता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। बात समझ में आई? गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। ये रिएक्शन ही तो दे दी हमने, रिएक्शन का टाइप भी बता दो। ये तो कौन सी है? डीकम्पोजिशन है। कौन सी वाली है? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन है। सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियरली देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है चाइना डिश में जो कि ग्रे हो जाता है सनलाइट में। एक्सक्यूज मी प्लीज। राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट वाज केप्ट इन चाइना डिश। जब चाइना डिश में रखा था तो सिल्वर किस कलर का था? देख लो भाई किस कलर का था? वाइट कलर का था AgCl। तो यहाँ पे लिख दो वाइट, ये लिख दिया लो वाइट। आगे देखो, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट द केमिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अरे अभी अभी तो लिख रहे थे AgCl, क्या बना? Ag बना, Cl2 बना। टाइप तो पढ़ ही रहे हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या लिखे इसको बार बार? स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन। इसका यूज क्या है? अरे ब्लैक वाइट फोटोग्राफी, ये यूज है इसका। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। ऐसा कोई केमिकल, AgCl है तो AgBr ले ले,
दोनों यूज कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी either in the form of heat, light, electricity or breaking down the reactant. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. एक एक एग्जाम्पल देना है रे, थर्मल का, इलेक्ट्रिसिटी का और फोटोलाइटिक का। तो एग्जाम्पल अभी अभी दिखाए, ले लिख ले, फिर से लिख ले। कैल्शियम कार्बोनेट लाया तेरे लिए, उठा ले पकड़ के, गरम कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 बना। ये थर्मल का हुआ एग्जाम्पल। H2O लेके आया, करंट लगाया, H2 गैस बनी, O2 गैस बनी, इलेक्ट्रिसिटी वाला खत्म। फोटोलाइटिक वाला लिख ले, AgCl लिया, Ag बना, Cl2 बना, खत्म। तीनों के तीनों एग्जाम्पल। अगली रिएक्शन है बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको पढ़ाने से पहले मैं पीऊंगा पानी। तुम भी पी सकते हो पानी। वाटर नहीं बोलते अपन, पानी बोलते हैं, राजस्थान का इलाका है अपना। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन स्टार्ट करते हैं। देखो नाम ही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस का मतलब ये होता है धक्का देना, किसी को धक्का देके भगाएंगे, वहां पे खुद बैठेंगे भाई साहब। जो मोर रिएक्टिव, अरे यार चलते क्यों नहीं, क्या है ये जो मोर रिएक्टिव है, चल रहा है ना। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। अब सर ये रिएक्टिव क्या चीज़ है? अगर कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है ना, इस प्रॉपर्टी को रिएक्टिविटी बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज होती है एक, जिसको याद करवाता हूं मैं ट्रिक से, ध्यान से देखो। जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्शन करते हैं, जो नीचे है वो कम रिएक्शन करते हैं। ट्रिक देखना ध्यान से। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये है अपनी ट्रिक। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये लिखे उनके एलिमेंट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये एलिमेंट है। जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव। ये है रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली। जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, वो कम रिएक्टिव वाले को उठा के फेंक देता है साइड में। यानी कि सॉल्यूशन किसका रहेगा, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन किसका रहेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट का रहेगा बच्चे। सॉल्यूशन किसका रहेगा, हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट का रहेगा। यहां पर ध्यान से देखो, BC था, यहां पे क्या आ गया, AC आ गया। यानी कि B को हटा दिया गया और A को जोड़ दिया गया। A जरूर यहां पर क्या है, मोर रिएक्टिव। A क्या है, मोर रिएक्टिव। यानी कि A की रिएक्टिविटी B से ज्यादा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। आगे कुछ रिएक्शन लिखता हूं, आपको ध्यान से समझना। क्या लिखा है, जिंक और कॉपर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। जिंक और कॉपर ढूंढो, ये रहा देखो जिंक, ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर ढूंढो, देखो ये रहा। क्या जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो सोल्ट किसका रहेगा, जिंक का। यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर हो जाएगा अलग, खत्म, रिएक्शन खत्म। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट कर दी। Pb और Cu में देखो, Pb किधर है, ये रहा, Cu किधर है, ये रहा। क्या Pb की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो Pb का सोल्ट रहेगा। यानी कि PbSO4 बनेगा और कॉपर हो गया अलग, खत्म। अगला देखो, जिंक और हाइड्रोजन के अंदर किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन ये रहा, जिंक ऊपर है, जिंक की ज्यादा है, तो जिंक का सोल्ट रहेगा ZnSO4 रहेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको मैंने कैसे कंप्लीट किया, रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करते हुए। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ये अगर याद है तो कोई भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट की कंप्लीट कर दोगे और कोई भी एग्जांपल भी लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, एक एक्टिविटी है बहुत ही बढ़िया सी। एक आयरन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे। अब आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, कॉपर अलग होगा।
देखो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये ब्लू होता है, भी नीला होता है। ये लाइट ग्रीन या फिर इसको लाइट ब्लू भी आप कह सकते हो, लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू भी आप इसे कह सकते हो। कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तांबे का तार सबने देखा होगा, कॉपर का वायर देखा होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर है इनके अंदर जनरली कॉपर के वायर डाले जाते हैं। जो बड़े वाले वायर्स होते हैं ना उनमें सिल्वर के या फिर आप कह सकते हो किसी और मेटल के डाले जाते हैं। सिल्वर तो बहुत एक्सपेंसिव है, उसको नहीं डालते हैं। हालांकि सिल्वर कंडक्टर ज़्यादा है कॉपर से भी, स्टिल नहीं डालते क्योंकि महंगा बहुत है। और कोई चीज़ का डाल देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का डाल सकते हैं ना बड़ी बड़ी केबल्स के अंदर। जो छोटे वाले तार होते हैं, जैसे मैं तार दिखाऊँ क्या, तार मेरे पास बहुत फैले पड़े हैं, तार ही तार पड़े हैं ज़िंदगी में, और तारों में करंट चल रहा है, सब में पूरा सेटअप चालू पड़ा है, पता नहीं कितनी लाइट्स। ये जो तार है इसके अंदर जो तार होता है वो कॉपर का होता है बेसिकली, है ना, उसको कॉपर का वायर बोल सकते हैं। उसका कलर सबने देखा होगा बचपन में, तारों को तोड़ तोड़ के कैसा होता है बच्चे, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इस कलर को समझना, ये ब्लू कलर का है, बस इतना याद रखना। सवाल बनता है इस एक्टिविटी से कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब अकेला पड़ा था तो ब्लू था, जब इसके अंदर लोहे की कोई कील डाल दी, नेल डाल दी, तो क्यों इसका कलर गायब हो गया? जो ब्लू कलर था क्यों गायब हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू था। अब कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं, अब बन गया आयरन सल्फेट, जो कैसा होता है, पेल ब्लू होता है या पेल ग्रीन होता है। पेल का मतलब हल्का, लाइट का मतलब भी हल्का। शब्दों की टेंशन ना लेनी है। आगे देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो। जब रिएक्शन होती है तो कलर चेंज हो जाता है ऑब्वियसली। तो ये रगड़ने की कुछ चीज़ें दे रखी है आपको कि रगड़ कर साफ कर लेते हैं अपन रिएक्शन होने का बाद। ये कुछ बड़ी बात नहीं। ये देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो ध्यान से, इसको कंप्लीट करो आप जल्दी से। जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी। सेकेंड चैप्टर में ये रिएक्शन फिर से पढ़ाऊंगा। कोई भी दुनिया का मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो एसिड अपना H+ देता है, और जो मेटल है वो इसके H+ हटने के बाद के आयन से जुड़ जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, खत्म। एक्टिविटी 1.3 के अंदर क्या लिखा है, ध्यान से देखो। यहां पर जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले हैं भाई, कुछ टुकड़े डाले हैं जिंक के, ठीक है। एसिड कौन सा डाल रहे हैं इसके ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 डाल रहे हैं। अरे यही रिएक्शन, इसी रिएक्शन के ऊपर एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर जिंक के टुकड़े लिए किसी फ्लास्क में, ऊपर से हम एसिड डाल रहे हैं H2SO4, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। लिखा है हाइड्रोजन गैस जो कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, स्मेल भी नहीं रह रही है, वो बर्न कर रही है पॉपअप साउंड के साथ, आग को भी बुझा रही है, कैंडल को भी बुझा रही है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। रिएक्शन कैसी है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। अरे एक्सोथर्मिक तो होगी ना, अरे हाइड्रोजन निकल रही है, एसिड के अंदर मेटल डाल दिया, गर्म होगा वो। और एक बात और ध्यान रखो, एसिड को धीरे धीरे मिलाते हैं, स्लोली स्लोली। अरे भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर तेजी से एसिड डाल जाए तो जो फ्लास्क लिया है वही फूट जाएगा। बात समझ आई क्या? बिल्कुल है। डाइल्यूस एसिड यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि हाइलो एक्सोथर्मिक है, नहीं तो मोर एक्सोथर्मिक होने से डेंजरस रिएक्शन हो सकती है, फ्लास्क फूट सकता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाऊंगा। काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, आगे बढ़ो। CBSE 2022 स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। कौन सी गैस बनेगी? अरे जिंक है क्या? अरे H2SO4 है क्या? गैस बनेगी हाइड्रोजन। खत्म हो गया मामला, ही खत्म हो गया। गैस ही पूछिए क्या, हाइड्रोजन गैस। डी आंसर, खत्म, गुड बाय, गया। आगे आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है बच्चे। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक आयन जो है दूसरे आयन की जगह चले जाता है। जैसे देखो कोई सोल्ट है A और B के साथ बना हुआ और C और D के साथ बना हुआ, दो सोल्ट को मिक्स किया है, यहां पर AD और BC सोल्ट बन जाएगा। यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है यहां के नेगेटिव से जुड़ गया AD, यहां का नेगेटिव यहां के पॉजिटिव से जुड़ गया, बन गया BC बन गया। अरे बन गया, अरे बन गया, जो भी है बन गया। अब क्या करें, बन गया तो बन गया। अब BC हो, तुम तो नहीं हो ना, कोई बात नहीं। आगे देखो लिखा है Na2SO4 एक्वस कैसा होता है, कलरलेस। BaCl2 कैसा, कलरलेस। क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन यहां पर होगी? लाइट जा चुकी है, रिएक्शन तभी होगी जब लाइट वापस आएगी। कृपया 5 मिनट होल्ड करें लेक्चर को। ले लाइट आ भी गई, लाइट को केवल थोड़ा सा रिलैक्स करना था। अरे लाइट वाले भाया ऐसे काहे करत हो? कोई बात नहीं, जस्ट 2 मिनट टू स्टार्ट द पैनल एंड वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर, डोंट वरी एट ऑल।
तो समय है शाम का, हवाएं चल नहीं रही, गांव का इलाका है, गर्मी बहुत है ना। कोई बात नहीं, लाइट जा रही है, परेशानियां आ रही है, ज़िंदगी बहुत सरल चल रही है। स्टूडियो लाइट पे टेप लगा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ लो, ताकि तुम कुछ खतरनाक करो अपनी ज़िंदगी में ताकि तुम अपनी ज़िंदगी खतरनाक करो। अरे यार ये OBS ना, एक सेकंड बस, थोड़ा सा रिजोल्यूशन कम है बहुत इसका, थोड़ा क्या है ही नहीं रिजोल्यूशन। अब हुआ है रिजोल्यूशन, अब लगा है कि पैनल स्टार्ट हुआ है। भाई क्या करत हो यार ऐसे एक बार रिफ्रेश देके प्रेजेंटेशन ओपन करो अपनी। देखो सारे चैप्टर की प्रेजेंटेशन तैयार करके रख ली है मैंने। डेली का डेली एक लेक्चर आना है तो आना है, ठीक है क्या है ना। बिल्कुल भी डिले अपन करते नहीं है भाई काम में अपने। पावर पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे अपन स्टार्ट हो चुकी है अपनी रिएक्शन। अब अपन करेंगे चैप्टर स्टार्ट बढ़िया से। वो भी कहाँ तक हो गया था अपने, हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। डबल डिस्प्लेसमेंट चल रहा था, आई थिंक ये चल रहा था, ठीक है ये चल रहा था, ठीक है। इस पे आ जाते हैं अपन तो यहाँ पर थे अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था। कितना टाइम लग गया मुझे, 2 मिनट ही लगे वापस स्टार्ट करने में ना। तो एक्सचेंज हो जाता है भाई आयंस का, ए किसके साथ चला जाएगा, ए यहाँ के डी के साथ और बी चला गया सी के साथ। तो ए डी और बी सी यहाँ पे एक्सक्यूज मी प्लीज, तबीयत भी ख़राब है, गला भी ख़राब हो रहा है, पिछले 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ आपके सामने फिर भी डोंट वरी, लेक्चर कंप्लीट करेंगे अपन। पिछले 2 दिनों से तबीयत ख़राब थी इसीलिए वीडियो बना नहीं पाया। इधर आओ वापस। ये क्या है, सोडियम सल्फेट है बच्चे, ये कलरलेस होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन है इसका। बेरियम क्लोराइड है, ये भी कलरलेस है। जब रिएक्शन होगी तो ध्यान से देखो, ये जो सोडियम है ये इसके साथ चला गया, बन गया NaCl। ये जो बेरियम है इसके साथ आ गया, बन गया बेरियम सल्फेट BaSO4। तो यही प्रोडक्ट बन रहे हैं, आयंस का एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। देखो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और NaCl बन गया। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने कहा था प्रेसिपिटेट, क्या कहा था बच्चे, प्रेसिपिटेट। उस प्रेसिपिटेट को वापस जिंदगी में लाने का समय आ चुका है। यहाँ पर लिखा है PPT, वाइट PPT। PPT आते ही समझ जाओ ये इनसॉल्यूबल है। कैसा है बच्चे, इनसॉल्यूबल। और ये सॉलिड है और वाइट कलर इसका होता है, याद रखना है। BaSO4 कैसा है, वाइट है। और AgCl भी कैसा था, वाइट था, कलर याद रहे सबके। PbO कैसा था, येलो था भाई साहब। CaSO4 कैसा था, ब्लू था भाई साहब। सब कुछ याद रहना चाहिए भाई। आगे देखो ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने, वाइट इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो कि प्रेसिपिटेट है BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का, वो बन जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन reacts to form a semi soluble insoluble salt, that सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ऐसा सॉल्ट जो 2 एक्वस सॉल्यूशन के मिक्स होने से इनसॉल्यूबल बन जाता है, उस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं भाई। और ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, एक एक लाइन एक्सप्लेन की जा रही है। CBSE के कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपकी आंखों के सामने। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ध्यान से देखो क्या क्या होता है यहाँ पर। एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, इनसॉल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। इनमें से कौन सी बातें सही लग रही है आपको? मुझे तो एटम्स टेक्स प्लेस करते हैं क्या? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एटम्स नहीं भाई, आयंस करते हैं यहाँ पे। तो बी सही है, सी सही है और डी भी सही है। बी सी डी सही है, ए तो गलत है भाई। एटम नहीं, आयंस होते हैं वो, जिनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3? कौन सी डिफरेंट है? ध्यान से देखो, ध्यान से अरे ध्यान से। क्या हो रहा है यहाँ पर? NaCl, ये जो Na है ये NO3 के साथ जुड़ गया, ये जो Cl है ये Ag के साथ जुड़ गया, AgCl बन गया। यानी कि AgCl क्या होता है? व्हाइट PPT, अभी भी बात की थी। ये PPT नहीं है, ये भी PPT नहीं है, ये भी PPT नहीं है, किसी भी रिएक्शन में PPT नहीं बना, केवल A में बना है। यानी कि A क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जो कि तीनों से अलग है। क्लियर? आगे देखो, लेड नाइट्रेट, ये रहा कलरलेस, Ki पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा, जिसे PbI2 येलो कलर का इनसोल्यूबल, ये भी PPT है, PbI2 देखो साइन भी बना हुआ PPT का, और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये रिएक्शन भी कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आयन का एक्सचेंज हुआ तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर प्रेसिपिटेट बना तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। येलो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है PbI2 जो कि यहाँ पर बना है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये। आगे देखो कुछ और क्वेश्चन है CBSE के। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड Ki जिसे बोल रहे हैं अपन, लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स किया जाता है तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है भाई। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज, रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन क्या होगी? पोटेशियम आयोडाइड लेना है तो ले लिया Ki, लेड नाइट्रेट लेना है तो PbNO3, Pb की वैलेंसी 2 होती है तो PbNO3 का होल ट्वाइस आएगा, यहाँ पर ये आ रहा Ki। तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती भाई साहब, और ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो आंसर तो आ ही गया C। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्या लेना है? पोटेशियम आयोडाइड। देखो Ki यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ध्यान से देखो, ये Ki ना होकर Kl है, ये भी Kl है, ये दोनों नहीं हो सकती। उसके बाद लेना है हमें लेड नाइट्रेट, तो PbNO3, Pb की वैलेंसी 2 है इसलिए NO3 होल ट्वाइस आएगा। NO3 होल ट्वाइस ये हो सकता है, NO3 होल ट्वाइस ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहले ही कैंसिल हो गया। दोनों पॉसिबिलिटी इसमें है तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। When potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate in test tube, precipitate is formed। अरे प्रेसिपिटेट क्या बन रहा है? PbI2 लेड आयोडाइड बन रहा है। व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट? कैसा है? येलो है रे। नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, क्या नाम है? लेड आयोडाइड नाम है उसका। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस, ये रही, लिख दो इसको वापस। लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। कोई दूसरी ऐसी इक्वेशंस लिखो जो इसी के जैसी हो। इससे पहले हम लिख चुके हैं बहुत सारी इक्वेशन जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट की है, प्रेसिपिटेट की है। उनमें से कोई भी 2 जो आपके अच्छी लगे वो इसका आंसर बन जाएगी। क्लियर है क्या? CBSE 23-19 के क्वेश्चन हवा में। आगे देखो, हीट इन रिएक्शन। हीट का क्या होता है? ये एक्सोथर्मिक वाली बात है। अगर किसी रिएक्शन में हीट अंदर जाती है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। ध्यान से देखो, A+B के साथ रिएक्शन हुई, C बना, हीट निकली एक्सो, क्योंकि हीट निकल गई। जैसे कार्बोहाइड्रेट से क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज होता है भाई। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, अरे भाई रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिख रखी है, क्या ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CO2 वाटर और एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं ना उसमें एनर्जी होती है, हम बोलते हैं ना एनर्जी है खाने में, लेकिन एनर्जी मिलती कब है? जब वो खाने के पार्टिकल्स ग्लूकोज सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन के टाइम टूटते हैं, तब ये एनर्जी बाहर निकलती है। यानी कि रेस्पिरेशन भी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, रेस्पिरेशन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस हो जाएगी आप, ये अरे लिखा हुआ है ना इधर, हमने पढ़ा ही नहीं है ना, सब लिखा हुआ है, डोंट वरी एट ऑल। आगे देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी कैसी है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। डीकम्पोजिशन, किसी भी वेजिटेबल्स का डीकम्पोजिशन जो है वो भी कैसा है? एक्सोथर्मिक। मैग्नीशियम रिबन का बनना, हीट निकली थी, याद करो, फॉक्स दौड़ता आया था, मग में कूदा था, बहुत सारी हीट निकली थी, व्हाइट हीट निकली थी। क्लियर है क्या? नहीं, व्हाइट पाउडर बना था, हीट बहुत सारी निकली थी, एक्सोथर्मिक है। क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, याद करो, ऑर्डर किया था क्विकर से, लेमन को पानी में डाला था, सांप लिखना था, स्लेट लाइम बन गया था, क्विक लाइम से बहुत सारी आग निकली थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद करो। आगे बढ़ो, ए ने रिएक्शन की है बी के साथ, मतलब ए ने डिकम्पोज होके बी और सी यहाँ पे बना लिया है,
तो हीट आपको देनी पड़ी है इस रिएक्शन में। अगर हीट दी है तो ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का पहला एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्या एग्जांपल होगा बच्चे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? ग्लूकोज फॉर्म होगा बेसिकली एनर्जी लेकर। एनर्जी कहां से लेगा? सनलाइट से। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर है क्या? कुछ एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ, है ना। तो क्या क्या बनता है एक बार याद करेंगे सारा, एक बार वापस से ध्यान से देखना भाई सभी लोग। FeSO4 जब भी टूटता है तो Fe2O3 बनता है और SO2SO3 भी बनता है। ये दोनों एसिडिक है। ये रेड कलर का है, ये वाइट होता है। इसका जो क्रिस्टल है वो ग्रीन होता है। हरी फरारी याद है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप गर्म करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ CO2 बाहर निकल जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। लेड नाइट्रेट को जब भी आप गर्म करते हो तो PbO बनता है, NO2 बनता है और ऑक्सीजन बनता है। AgCl को जब भी आप गर्म करते हो तो Ag पड़ा रहता है, Cl2 निकल के भाग जाता है। जब भी आप AgBr को करते हो तो Ag प्लस Br2 चला जाता है। H2O को जब भी हीट दोगे तो H2 और O2 क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है क्या? इनको आप बैलेंस भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सब कुछ करवा दिया है। ये जैसे अभी लिखा है ना वैसे लिखो इसको। एक एक कंसेप्ट को याद कर लो। कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछे, कोई भी एक्स बना दे, वाई बना दे, एक्स वाई की वैल्यू पूछे, हवा में आनी चाहिए। हवा में पलक झपकते ही इतनी बार प्रैक्टिस करो। अभी टाइम है, आज का दिन है ना। लेक्चर तो 1.5 घंटे का है भाई साहब। बाकी टाइम क्या करोगे? 1.5 घंटे तक वापस पढ़ो, चीजें रटो बैठ के बढ़िया से एकदम जचा के, है ना। हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने ट्रिक से, जैसा कि मैंने कहा था 90% चीजें लेक्चर में याद होगी तो करवाई है भाई। ट्रिक सुन तो दिमाग में बिठा उसे, तब आएगी चीजें। ठीक है, इधर देख। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, CO2, क्या यहां हीट निकलेगी? अरे निकलेगी नहीं। रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, हीट निकली। कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रे। खत्म हो गया मामला। सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक कब एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या रेस्पिरेशन में एनर्जी देनी पड़ती है? क्या नहीं, एनर्जी निकलती है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है? क्या? बिल्कुल, ऑप्शन बी करेक्ट। 23 के क्वेश्चन हवा में। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो फिनोमेना आते हैं बच्चे। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करता हूं। ऑक्सीडेशन नाम में ही है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी सब्सटेंस से तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। इसे एक रिएक्शन लिखिए A और B के फॉर्म में, उसके टर्म में ये दोनों वर्ड लिखिए। ये मत करो तो अभी मैं समझा दूंगा इसे। इतना ध्यान में रखो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। इधर रिडक्शन में उल्टा होगा, ऑक्सीजन का निकलना क्या है? रिडक्शन है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? रिडक्शन है। ये मत करो, मैं करवाऊंगा तरीके से, अपने तरीके से। इधर आओ, बहुत ही ध्यान से देखो चीजों को, बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो रे। यहां पर जिंक ऑक्साइड है, यहां पर जिंक है। जब जिंक ऑक्साइड जिंक में बदला तो क्या ऑक्सीजन निकला? ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। यानी कि यहां पर क्या हुआ है बच्चे? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। अगर मैं पूछूं रिडक्शन किसका हुआ, जिंक का या जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक ऑक्साइड का हुआ है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा किसके होते हैं बच्चे? ये किसके होते हैं? फॉर रिएक्टेंट्स। कभी भी प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना होगा रे, हमेशा रिएक्टेंट का होगा। कार्बन को ऑक्सीजन मिली, बना कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनो, यहां पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसा सबस्टेंस जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सबस्टेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उल्टा, वो है क्या? वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। सर अब ये उल्टा पुल्टा नाम का है किया, जिसका रिडक्शन हो रहा था उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलना था ना? नहीं रे, सुनो सुनो सुनो, रिडक्शन इसका हुआ है, ऑक्सीडेशन इसका हुआ है। अगर रिडक्शन इसका हुआ है तो करवाया किसने है? इसने। इसका रिडक्शन हुआ, इसने रिडक्शन करवाया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कराया किसने? इसने। अगर ये नहीं होता तो होता क्या? अकेले का होता ही नहीं, रिएक्शन नहीं होती। इसका ऑक्सीडेशन किसने करवाया? इसने, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना। बात समझ में आई? आई तो बहुत ही बढ़िया, शुभकामनाएं आपको।
आगे देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में बदला का हुआ रिडक्शन, किसका? कॉपर ऑक्साइड का। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है, गांव के बच्चे बच्चे को पता है ये तो। 2024 का सवाल आपकी आंखों के सामने। MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, इसका क्या करना है भाई? अच्छा, बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। MnO2 है इधर, इधर MnCl2 है। क्या इधर से इधर Mn गया तो ऑक्सीजन भाग गया, ऑक्सीजन भाग गया तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। MnO2 का रिडक्शन हुआ है बे, ऑक्सीडेशन ना। MnO2 रिड्यूस, सही बात। MnO2 रिड्यूस, सही बात। आगे देखो, क्या HCl और इधर वापस H, क्या Cl के यहां से यहां आने पर हाइड्रोजन हट गया? बिल्कुल हट गया। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, यानी कि HCl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही। लेकिन अगर चूज करना पड़े, एक ही चूज करो तो डी चूज करूंगा ना भाई, डी करूंगा ना। इसमें सारा सही है, इसमें आधी अधूरी बात कर रखी है। ठीक है क्या? बात समझ गए क्या? काफी अच्छा लगा, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शन करेक्ट? कौन सा करेक्ट है बताना है इस रिएक्शन की रिगार्डिंग। अरे ये तो वही आ गया ना, सेम तो नहीं आ गया वापस। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस बार इन्वॉल्व है, ठीक है। HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl यहां से यहां गया था, इसका क्या हुआ था? हाइड्रोजन हटा था तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीडाइज टू, ठीक बात है। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, बिल्कुल भी रिडक्शन हुआ है, सही बात है। अगर MnO2 का रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया ही नहीं है भाई, गलत, दोनों ही गलत। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो MnO2 है ना, जो कि दिया ही नहीं है। Mn यहाँ तो HCl है, यहाँ अलग है, गलत। यानी कि 1 और 2 सही है भाई, 1 और 2 ओनली। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है, खत्म। 22 का क्वेश्चन खत्म। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, देखो कॉपर मेटल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो कॉपर, अब ये भी बताया, तार के अंदर जो लाइट वाला तार होता है उसके अंदर तांबा होता है ना, वो कॉपर है। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, जो कैसा होता है? ब्लैक होता है। एक एक्टिविटी है, रेडिश ब्राउन कॉपर लेना है, मेटर जो चेंज हो जाता है किसके अंदर? ब्लैक कलर के अंदर, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अगर H2 पास कर दो इसके ऊपर, अगर तुम हाइड्रोजन दे दो ना भाई, हाइड्रोजन अगर दे दो तो कॉपर वापस वैसा हो जाएगा और H2O जल बन जाएगा। क्लियर है क्या? ये बना हुआ है ना, हमने ऐसे ही लिखा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन दिया तो वापस कॉपर बन गया और वापस क्या बन गया? जल बन गया। यानी कि ये कैसा था? ब्लैक। ई कैसा? रेड ब्राउन, तो वापस रेड ब्राउन बनने की प्रोसेस है, हाइड्रोजन दे दो। चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं। टॉपिक का नाम है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो आपने देखा होगा लोहे की चीज़ों पर जंग लग जाती है, कोरोजन हो गया है उन चीज़ों का, एक लेयर बन गई है हाइड्रेटेड और हाइड्रोक्साइड की लेयर बन गई है मेटल के ऊपर। व्हेन ए मेटल इज अटैच बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट एज मॉइस्चर, अगर कोई मेटल मॉइस्चर में रखी जाती है, वाटर वेपर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, एसिड हो सकता है, एक्सेट्रा, सेड टू बी कोरोड, उसका क्या हो गया है? कोरोड हो गया है भाई। इस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन। अगर कोई मेटल ऑक्सीजन में, वेपर में, एसिड में रखी है तो उसका कोरोजन हो जाता है, उसके ऊपर हाइड्रेटेड लेयर बन जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। आयरन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, वाटर है, तो आयरन की नेल कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है। हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड बन गया है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, जिसको रस्ट भी बोलते हैं। ये आयरन पहले चमक रहा था, ऐसा गंदा हो गया है, डर्टी हो गया है भाई, है ना। हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड इसके ऊपर जम गया है जबरदस्ती कोरोजन की प्रोसेस के कारण। उसके अलावा देखो टर्निशिंग ऑफ कॉपर, कॉपर जो होता है वो ऑक्सीजन, जल और CO2 की प्रेजेंस में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन होता है, इसीलिए कॉपर का कोरोजन होने से ग्रीन कलर आ जाता है, क्योंकि कॉपर का जो कार्बोनेट है वो ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? सिल्वर के ऊपर क्या होता है भाई? सिल्वर के ऊपर अगर आप H2S डाई हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर ऑक्सीजन रख देते हो तो ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर आ जाता है। क्लियर है? कोरोजन इज ए एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली
कोरोजन की कोई भी प्रोसेस देख लो, ऑक्सीजन सब में प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन का ही तो एग्जांपल हुआ, बिल्कुल हुआ, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला टॉपिक आता है बच्चे रेंसिडिटी। किसी भी फैट को, किसी भी लिपिड को, किसी भी तेल को, किसी भी घी को अगर आप ऑक्सीजन में रख देते हो तो वो खराब हो जाता है, उसकी स्मेल बैड हो जाती है, गंदी स्मेल आने लगती है, अगर आप उसे टेस्ट करो तो टेस्ट भी खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को, किसी भी फैट और ऑयल के टेस्ट को, स्मेल को, बैड होने की प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। होता क्यों है? उस लिपिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ध्यान से देखो, The taste or smell of a food material containing fat oil changes when it is left exposed to air for a long time. लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में रखने पर ये जो ऑयल है, फैट है, लिपिड है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है भाई साहब। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल हो जाता है, जिससे ये रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी के अंदर स्मेल, टेस्ट बेड हो जाते हैं। मैंने बता ही दिया। कैसे बचा सकते हैं अपने खाने को, क्या करेंगे? देखो, लिपिड फैट के ऊपर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीडेशन हुआ, जिसको रेंसिडिटी से खराब कर दिया। अगर रेंसिडिटी से बचाना है तो ऑक्सीजन आने ही मत दो। क्या कर दो? एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। जितनी ऑक्सीजन आई एंटीऑक्सीडेंट ने खा ली, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, रेंसिडिटी हुई नहीं, तो खराब हुआ ही नहीं लिपिड फैट, खत्म। एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में डाल दो फैट के फूड को जिसमें हवा नहीं जा सकती। हवा नहीं जाएगी, रेंसिडिटी होगी नहीं, खराब होगा ही नहीं फैट लिपिड। जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स को भी तेल में तला जाता है, उसमें भी फैट है, ऑयल है भाई। उसको कैसे बचाओगे आप ऑक्सीडेशन से? नहीं तो चिप्स में भी बदबू आने लगेगी। कौन खाएगा ऐसे पैकेट को? कंपनी को लॉस होगा, होगा या नहीं? तो कंपनी ने क्या किया? इसके अंदर नाइट्रोजन फिल कर दी, जितनी भी ऑक्सीजन थी हटाई, सारी क्या डाल दी? नाइट्रोजन डाल दी। नाइट्रोजन रिएक्शन ही नहीं करती, एक इनर्ट गैस होती है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसा होता है इसके अंदर नाइट्रोजन में। तो रिएक्शन करने के लिए 3 बॉन्ड तोड़ने, इसलिए ये रिएक्शन बहुत कम करती है, इसलिए ये इनर्ट गैस है। कैसी है बच्चे? इनर्ट गैस। नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है पैकेट के अंदर, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी, चिप्स खराब नहीं होंगे। नाइट्रोजन क्यों नहीं रिएक्ट कर रही? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है भाई, एनर्जी इतनी नहीं मिल रही। अब कुछ टॉपिक यहाँ से सवाल तो नहीं आया है सीबीएसई के अंदर, जो आपने 9th में भी पढ़ लिया था भाई, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इसके बारे में छोटी सी डिस्कशन है आपके सामने। केमिकल चेंज क्या है भाई? ऐसा चेंज जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, इसके अंदर शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा चेंज हो सकते हैं, नया केमिकल जो है वो बनता है। बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, जैसे पेपर का जलना, जैसे ग्रेप का फर्मेंटेशन होना, जैसे मिल्क का खट्टा होना, सोरिंग ऑफ द मिल्क, जैसे आयरन की रस्टिंग होना, जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क लेफ्ट इन रूम ड्यूरिंग समर। समर के अंदर अगर कर्ड को रख देते हैं, अगर मिल्क को रख देते हैं तो वो कर्ड बन जाता है। सोरिंग ऑफ द मिल्क का ही कंसेप्ट है, थोड़ा लिखा है कि मिल्क को रख दो तो वो कर्ड बन जाता है गर्मियों के अंदर, वगैरह वगैरह। आगे देखो, फूड का डाइजेशन जो है केमिकल प्रोसेस है, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। फूड की कुकिंग जो है, रेस्पिरेशन जो है, केमिकल बैटरी का यूजेस जो है, बेकिंग सोडा जो है, उससे जो आप केक बना रहे हो, बेकिंग ऑफ केक है, ये सब जो प्रोसेस है इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। और ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या है बच्चे? केमिकल चेंज है। बहुत बहुत बढ़िया। आ गया वो फिजिकल चेंज में, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। ये चीजें तो अभी भी बदल सकती है, बट केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो नया केमिकल नहीं बनेगा। जैसे पानी को गर्म करना, पानी का बर्फ बनाना, बर्फ से पानी बनाना, पानी से बर्फ बनाना, बर्फ से वेपर बनाना, वेपर से वापस पानी बनाना, ये जितना भी फिजिकल स्टेट का कन्वर्जन है, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट कर लिया, मेल्टिंग वैक्स को वापस सॉलिड बना लिया, ये सब फिजिकल चेंज है। क्रशिंग ए पेपर कप, एक पेपर कप को क्रश कर दिया, कोई रिएक्शन थोड़ी हुई, वापस सीधा कर ले, खत्म। क्रिस्टलाइजेशन है ना, टुकड़े बना देना, किसी चीज को तोड़ना। एक पत्थर लिया बहुत बड़ा, हैमर से 2 टुकड़े किए, क्या है? फिजिकल चेंज है। कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुई। इसके बाद एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज कौन सा है? गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी, केवल नमक को बाहर ही तो निकाला है, हुआ ही क्या है? फ्रूट की राइटनिंग एक केमिकल चेंज है भाई। बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज है, बर्निंग रिएक्शन होगी। कर्ड का बनना भी केमिकल चेंज है। ये कैसा हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 2020 का क्वेश्चन हवा में। तो ये था चैप्टर नंबर 1 ऑफ 10th क्लास साइंस। वीडियो की टाइमिंग है 1 घंटा 28 मिनट 16 सेकेंड।
1.5 घंटे के अंदर 90 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करके दिया है चैप्टर। ऐसी कोई भी एनसीईआरटी की लाइन नहीं है जो हमने आपको एक्सप्लेन नहीं की हो, समझाई नहीं की हो। बहुत सारी ट्रिक्स बताई है आपको समझाने के लिए, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ चीज़ें याद करनी पड़ती है, कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, बार बार पढ़ोगे तभी होगा। सारे सब्सटेंस लिखो, उनके कलर लिखो, एक बार रट दो सारे कलर। रात को उठा के कोई पूछे ना कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू निकलना चाहिए। पीबीओ का कलर क्या है, येलो निकलना चाहिए। पीबीआई2 का कलर क्या है, येलो निकलना चाहिए। रात को उठा के 12 बजे कोई बोल देना आयरन ऑक्साइड का कलर क्या है, रेड निकलना चाहिए। कोई बोल देना आयरन सल्फेट 0.7H2O कलर क्या है, ग्रीन निकलना चाहिए। कोई बोल देना आयरन सल्फेट 0H2O क्या कलर है, व्हाइट कलर निकलना चाहिए। बात समझ में आई क्या? कुछ इस लेवल से याद होगी चीज़ें तो आग लग सकती है प्रोफेशन में, नहीं तो पढ़ाई तो भाई साहब बहुत कर रहे हैं। हर साल 10th में 8-9 लाख बच्चे पास होते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पास तो क्या 8-9 लाख, अच्छा आइडिया चाहिए ना। 8 से 9 लाख बच्चे 90% अबव होते हैं 10th क्लास में ऑल ओवर इंडिया। बात समझ आ रही है तुम्हें? 8 से 9 लाख केवल 90% वाले हैं। पास आउट की तो तुम पूछो मत, पास आउट कितने हो रहे हैं, है ना? तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हो रहा है, स्टूडेंट का बढ़ रहा है भाई। 90% का डाटा था ये, 8 से 9 लाख। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तो आप बने रहिए, कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी में कहीं भी मिल जाएंगे। बहुत जगह, बहुत सारी जगह थोरेक्स अपना काम कर रहा है, बस ज़रूरत है आपको पढ़ने की, आपको थोरेक्स पे बने रहने की। उम्मीद है आप करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, चिल देन।